मणिपुर के अंदर जब प्रेसिडेंट रूल लगे हुए थे तब मणिपुर के अंदर क्या था। जैसे ही मणिपुर के अंदर एक नई सरकार आती है तो मणिपुर कैसे चेंज होता है। इन दोनों का रिवोल्यूशन आम जनता भुगत रही है। इंटरनेट के अंदर झूठी झूठी खबरें वायरल होने लग गई, मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और पूरे मणिपुर के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ा। जैसे ही उसके घर पर ये रॉकेट लॉन्चर आके गिरता है, उसके दो बच्चे थे, एक 6 साल का बच्चा और एक महज 3-4 महीने की बच्ची, दोनों की जान चली जाती है यार। इस पूरा चांदपुर एक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग गुस्से में आते हैं। मैते समुदाय के लोग ये क्या करते हैं, सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला बोल देते हैं। नॉर्थ ईस्ट भी हमारे ही देश का एक हिस्सा है, वहां के नागरिकों का भी हक इस देश में इतना ही है जितना आपका और मेरा है। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ा और कड़वा सच आपके सामने रखने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को पूछना चाहिए कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन क्यों जल रहा है। मणिपुर जब 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति यानी कि गवर्नर रूल्स लगाए गए थे और गवर्नर रूल्स हटने तक 4 फरवरी 2026 तक मणिपुर के अंदर कोई भी हिंसा नहीं हुई। मणिपुर बिल्कुल शांत, मणिपुर में कोई गोली नहीं चली। ऐसा क्या कि जब प्रेसिडेंट रूल लगे तब मणिपुर बिल्कुल शांत। जैसे ही 5 फरवरी 2026 को एक नई सरकार बनती है, युमनाम खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेते हैं, तब से ही मणिपुर के अंदर अचानक हिंसा फैल जाती है। ऐसा क्या है कि मणिपुर में जब प्रेसिडेंट रूल थे तब मणिपुर शांत, जैसे ही मणिपुर में एक नई गवर्नमेंट बनती है मणिपुर दोबारा से जलना शुरू हो जाता है। क्या सच में कोई इत्तेफाक है या बहुत बड़ी साजिश। पहले मैं आपको समझाता हूं कि मणिपुर के अंदर जब प्रेसिडेंट रूल लगे हुए थे तब मणिपुर के अंदर क्या था। जैसे ही मणिपुर के अंदर एक नई सरकार आती है तो मणिपुर कैसे चेंज होता है। तो मणिपुर में जब केंद्र का सरकार था तो रूल्स, गवर्नर रूल्स थे, पूरे मणिपुर को आर्मी कंट्रोल कर रही थी। जितने भी टेररिस्ट हैं, जितने भी हथियार तस्कर हैं, जितने भी ड्रग माफिया हैं, उन सभी को एक ही बात पता है कि अगर मणिपुर के अंदर हिंसा करी तो सीधे जवाब में गोली मिलेगी। कोई भी पॉलिटिकल आदमी इनकी मदद करने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी राजनेता के पास, किसी भी नेता के पास कोई पावर नहीं है। सिर्फ फौज एक्शन लेगी और फौज सीधे उन्हें मौत के घाट उतार देगी। तब तक हिंसा बिल्कुल शांत। लेकिन जैसे ही मणिपुर के अंदर एक नई सरकार आती है, और आज भी मणिपुर जल रहा है, आज भी लगातार मणिपुर के रोडों में विद्रोह हो रहा है। हजारों, लाखों लोग, लाखों महिलाएं, लाखों बच्चे आज रोड पर आए हुए हैं। लेकिन क्या आपको एक अजीब सा नहीं लगता कि महज कुछ ही दिन के अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे। अगर मैं आपको यह बोलूं कि 7 अप्रैल 2026 को क्या हुआ, बिशनपुर मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जाता है। एक कुकी टेररिज्म ग्रुप क्या करता है, इस रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है। एक रॉकेट लॉन्चर क्या होता है, एक बीएसएफ जवान उसके घर पर आके गिरता है। जैसे ही उसके घर पर ये रॉकेट लॉन्चर आके गिरता है, उसके दो बच्चे थे, एक 6 साल का बच्चा और एक महज 3-4 महीने की बच्ची, दोनों की जान चली जाती है यार इस रॉकेट लॉन्चर हमले में। इसके बाद वहां के जो लोकल पब्लिक है, मैं बात बिशनपुर की नहीं कर रहा हूं क्योंकि रॉकेट लॉन्चर से जो हमला हुआ वो बिशनपुर में हुआ, लेकिन चूरा चांदपुर एक डिस्ट्रिक्ट, यहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग गुस्से में आते हैं। मैते समुदाय के लोग ये क्या करते हैं, सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला बोल देते हैं। मतलब जैसे ही रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ, कुछ ही देर के बाद बहुत भीड़ आके सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला। सीआरपीएफ कैंप क्या करती है, अपनी सेफ्टी के ऊपर फायर करती है और कुछ लोगों की जान चली जाती है और ये हिंसा और ज्यादा भड़क जाती है। पूरी की पूरी मणिपुर की जनता आक्रोश में आ जाती है। वो एक ही चीज बोलते हैं कि आप सख्त एक्शन नहीं ले रहे हो। लेकिन आर्मी ने क्या किया था, आर्मी ने अगले दिन ही यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे के पूरे रोड पर लोग, उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि उन सभी आतंकवादियों को खत्म करो जो मणिपुर के अंदर हिंसा कर रहे हैं। लेकिन अब इस मणिपुर की मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो लोग गलत हैं, क्योंकि
मासूम बच्चों की हत्या हुई है, बहुत सारे लोग घरों से बेघर हो गए। आज भी मणिपुर के अंदर ऐसे हालात हैं कि लोग कैंपों में रह रहे हैं। लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया क्योंकि वो इसी देश के नागरिक हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती क्या है? दो टेररिज्म ग्रुप, मैं इन्हें टेररिज्म ग्रुप ही बोलूंगा, मैं इन्हें इंसर्जेंट नहीं बोलूंगा। दो टेररिज्म ग्रुप, चाहे वो कुकी ग्रुप हो, चाहे मैते को कुछ एंटी एलिमेंट्स लोग हैं, इन दोनों का रिवोल्यूशन आम जनता भुगत रही है। आज भी मणिपुर के अंदर आप ग्राउंड के अंदर हालात जाकर देखो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब के सब कैंपों में रह रहे हैं। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन करूं कि अगर एक दिन के लिए आप अपने घर से दूर जाते हो, 1000 बार आपके घर वाले आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि बच्चा तो सही है, सही टाइम पर पहुंच गया। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं जो आज अपने घर बार को छोड़कर कैंपों में रह रहे हैं। क्यों? उनके तो खुद के घर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे क्यों हालात हो गए कि लोगों को अपना घर छोड़कर कैंपों में बसेरा करना पड़ रहा है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि मणिपुर के अंदर क्या हालात हुए। 7 तारीख को मैंने आपको बताया कि रॉकेट लॉन्चर से क्या हुआ, एक हमला हुआ, 2 बच्चों की मौत हुई, लोगों का गुस्सा आया, लोगों ने सीआरपीएफ कैंप के ऊपर अटैक किया, बदले में सीआरपीएफ की तरफ से फायर हुआ, कुछ इनोसेंट लोग मारे गए। लेकिन जो हमला हुआ या सीआरपीएफ कैंप पर जिस भीड़ ने हमला किया, उसमें 95% से ज्यादा इनोसेंट लोग, लेकिन कुछ एक वो लोग हैं जिन्होंने इस भीड़ को आग दी, जिन्होंने भीड़ के अंदर से सीआरपीएफ के ऊपर पथराव किया। ये जिन्होंने भी पथराव किया, ये इनोसेंट लोग नहीं थे। ये चाहते थे कि भीड़ फौज के ऊपर हमला करे, क्योंकि इन्हें पता थी कि जब भी कोई भीड़ किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करती है, सो सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती हैं? उसका जवाब देती हैं। तो कुछ एंटी एलिमेंट्स लोग, चाहे कुकी के ही लोग इसमें थे, चाहे कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप, क्योंकि मणिपुर के अंदर आज भी 36 से ज़्यादा इंसर्जेंट ग्रुप है। हम अभी ये नहीं बोल सकते कि उस भीड़ के अंदर कौन से इंसर्जेंट ग्रुप थे जिसने इस माहौल का फ़ायदा उठाया और इनोसेंट लोगों को भड़काया ताकि वो एक ऐसी हरकत करें जिससे सिक्योरिटी फोर्स जवाबी कार्रवाई करे। और 8 अप्रैल आते आते तक ये आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि लोगों ने अपने घरों को छोड़ के सुरक्षित कैंपों में भागने लगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों ने अपने घर छोड़ दिए क्योंकि लोगों को अपना घर सुरक्षित ही नहीं लगा। उन्हें लगा कि कब कहां से कौन सा रॉकेट लॉन्चर का हमला उनके ऊपर आएगा। हाईवे को पूरी तरीके से रोक दिया गया। आम लोगों ने नहीं, इन्हीं एंटी एलिमेंट्स लोगों ने इम्फाल जाने वाली हर गाड़ी को, जिसमें राशन हो, दवाइयां हो, उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि 9 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टरों से फौज मणिपुर में भेजनी पड़ी। पूरे मणिपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो, ज्यादा से ज्यादा फौज को मणिपुर भेजा गया। और आपको बहुत शौक लगेगा कि फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे हथियार पकड़े जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। ये सारे के सारे आधुनिक हथियार, जो हथियार आज अमेरिकन आर्मी यूज करती है, सोचो, जो हथियार आज ब्रिटेन की आर्मी यूज करती है, जो हथियार आज भी हमारी सेना के पास नहीं है, कैसे वो हथियार इन एंटी एलिमेंट्स के हाथ पहुंच गए। कोई ना कोई विदेशी ताकतें तो हैं जो चाहती हैं कि देश के अंदर एक गृह युद्ध जैसी सिचुएशन पैदा हो जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता है कि हमारे देश के अंदर 7 विदेशी नागरिकों को अरेस्ट किया, एक अमेरिकन, बाकी यूक्रेन के। अगर आप इन सभी 7 की डिटेल्स चेक करोगे तो इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी मिलिट्री, किसी ड्रोन कंपनी या किसी मिसाइल कंपनी के साथ थे। ये लोग इंडिया आते हैं, इंडिया आने के बाद नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट जाने के बाद म्यांमार जाते हैं, वहाँ एंटी एलिमेंट्स ग्रुप के साथ मिलते हैं, उनको ड्रोन की ट्रेनिंग देते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई विदेशी ताकत पहले से ही रेडी थी, जिन्हें पता था कि उन्हें नॉर्थ ईस्ट को क्या करना है, एक गृह युद्ध जैसी सिचुएशन लेके आनी है। क्योंकि हमेशा नॉर्थ ईस्ट को आपने देखा होगा, हमारे देश का एक बहुत शांत इलाका, जिसे कुछ एंटी एलिमेंट्स कभी चाहते ही नहीं है कि ये शांत रहे। और 10 अप्रैल को जनता का इतना ज़्यादा गुस्सा आया, यहाँ तक कि महिलाएं, लोग, सब के सब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रोडों पर आ गए और
फौज के खिलाफ उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, या प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ। कहीं ना कहीं ये कहीं भी न्यूज़, ये किसी भी चैनल के अंदर नहीं है, मीडिया के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया इजराइल तक जा सकती है, वो पूरा ईरान के वॉर को दिखा सकती है, वो पूरा लेबनान के वॉर को दिखा सकती है, लेकिन ऐसा क्या है कि इनके कैमरे नॉर्थ ईस्ट तक नहीं जाते? क्या ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट की ग्राउंड रियलिटी इस देश को बतानी चाहिए? क्यों नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हालात हो गए? नॉर्थ ईस्ट भी हमारे ही देश का एक हिस्सा है, वहां के नागरिकों का भी हक इस देश में इतना ही है जितना आपका और मेरा है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 11 तारीख आते आते, 11 अप्रैल आते आते माहौल इतना खराब हुआ कि इंटरनेट के अंदर झूठी झूठी खबरें वायरल होने लग गई, झूठे वीडियोस वायरल होने लग गए, और सरकार को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और पूरे मणिपुर के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ा। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इसलिए नहीं लगाया कि गवर्नमेंट लोगों को उनके घर में कैद करना चाहती है, सिर्फ कर्फ्यू इसलिए लगाया गया ताकि माहौल को धीरे धीरे शांत किया जा सके, उन सभी लोगों को ढूंढ कर निकाला जा सके जो इस हमले के पीछे हैं या इस गहरी साजिश के पीछे हैं। म्यांमार बॉर्डर से हथियार धीरे धीरे मणिपुर पहुंच रहे थे। कौन है वो लोग जो आज भी म्यांमार से मणिपुर के अंदर हथियार सप्लाई करते हैं? कौन वो विदेशी ताकतें हैं जो आज भी हजारों मासूम लोगों को टारगेट कर रहे हैं? आज मणिपुर के अंदर हालात इतने खराब हैं कि लोग सही तरीके से खा नहीं पा रहे। लोगों का गुस्सा है सरकार के खिलाफ, बिल्कुल गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने आपको पावर में बैठाया है, आपको अपना नेता चुना है, तो आपका भी पूरा धर्म बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप इन लोगों को सुरक्षा मुहैया करा सको, इनको रोजगार दो, इनके बच्चों को एक अच्छा भविष्य दो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर आपको एक ये बोलूं कि इस पूरी हिंसा के पीछे बड़े ड्रग माफियाओं का हाथ, क्योंकि ड्रग माफिया चाहते हैं कि लोगों के और सरकार के बीच में हमेशा अनबन रहे, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, ताकि ये इन दोनों की झगड़े की आड़ में अपना करोड़ों का ड्रग्स धीरे धीरे पूरे देश में फैला सके। कहीं ना कहीं आप दुनिया में कोई भी हिंसा देखोगे तो उस हिंसा के पीछे आपको हमेशा पावर का गेम नजर आएगा। और मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया के अंदर ड्रग्स इतना पावरफुल है कि किसी भी देश की सरकार को गिरा सकता है। अब यहीं से अंदाजा लगाओ कि जब कहते हैं कि अफगानिस्तान की धरती से जब ड्रग्स निकलता है तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए केजी होती, जैसी वो ड्रग्स हिंदुस्तान की धरती में आता है तो ड्रग्स 1 करोड़ रुपए केजी हो जाता है, और जैसी वो ड्रग्स अमेरिका तक पहुंचता है तो वो 9 करोड़ रुपए केजी हो जाता है। तो उस ड्रग्स के अंदर ऐसा क्या है कि 1 लाख का ड्रग्स हिंदुस्तान तक पहुंचने तक 99 लाख रुपीस प्रॉफिट में हो जाता है, और अमेरिका तक पहुंचने तक 8 करोड़ 99 लाख के प्रॉफिट में हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस ड्रग्स से जो पैसा आता है उस पैसों का क्या होता है। उस पैसों से हथियार खरीदे जाते हैं, उस पैसों से आतंकवाद बढ़ाया जाता है, इन्हीं पैसों से पूरी दुनिया के अंदर हिंसा फैलाई जाती है, ताकि पूरी दुनिया एक गृह युद्ध में आए और ये बड़े बड़े ड्रग्स माफिया पूरी दुनिया के अंदर अपना धंधा आसानी से चला सके। आखिरी में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपसे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार काम कर रही हैं। मैं मानता हूँ कि लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, अगर उनकी जगह हम भी होते तो शायद इससे भी ज़्यादा गुस्से में होते, क्योंकि जो व्यक्ति अपना घर छोड़ता है, शायद मैं उसके दर्द को सिर्फ बोल सकता हूँ, उसके दर्द को मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ कि लोग आज किस हालात में हैं, कैसे अपने घरों से निकले हुए हैं, कैसे कैंपों के अंदर रह रहे हैं। ये सिर्फ मैं आपको शब्दों में बता सकता हूँ, लेकिन वो दर्द मैं महसूस नहीं कर सकता जो उस ग्राउंड पर महसूस कर रहे होंगे। इसलिए सभी हिंदुस्तानियों की, हर हिंदुस्तानी की, हर मीडिया वाले की, देश के हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमें आज नॉर्थ ईस्ट के साथ खड़ा रहना चाहिए, वहाँ की हिंसा का विरोध करना चाहिए, हर उस व्यक्ति के खिलाफ होना चाहिए जो मणिपुर को आग में झोंक रहा है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि देश के अंदर प्रोपेगेंडाओं से बचो, देश के अंदर ऐसी अफवाहों से बचो जो आपको हिंसा के रास्ते में लेके जा रहे हो। हमेशा देश के पक्ष में बात करो, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं।